गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नसेड्स। क्या होता है नसेड्स? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, ये बता सकते कोई? व्हाट आर नसेड्स? नसेड्स आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नसेड्स का एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? कोई भी नसेड्स होते क्या हैं? पेन किलर्स होते हैं ना, हाँ? ब्रूफेन एंड ऑल। हाँ देखो, नसेड्स मतलब हम सिर्फ नसेड्स बोल रहे हैं कि एस्प्रिन आइब्रूफन जो होते हैं वो नसेड्स होते हैं, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं जो इन्फ्लामेशन को अपोज करती हैं, मतलब इन्फ्लामेशन को खत्म करती हैं। तो ये क्या होती हैं, जितने भी नसेड्स होते हैं ये ओटीसी ड्रग्स होती हैं। ओटीसी ड्रग्स मतलब ओवर द काउंटर, हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है किसी भी फार्मासिस्ट से। इंडिया में तो ये एज ओटीसी कंसीडर करते हैं, बट कई कंट्रीज में इसको ओटीसी नहीं कंसीडर करते, फिर भी इसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लेनी पड़ती है। अच्छा, और एक और चीज, हम क्या बोलते हैं, पैरासिटामोल इज अ नसेड, और पैरासिटामोल क्या होता है? इज अ नसेड। जनरली हम सब पैरासिटामोल को एज नसेड कंसीडर करते हैं, बट पैरासिटामोल इज नॉट कंसीडर्ड एज नसेड्स। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जो होती है, जो एक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, तो उसको हम एज नसेड कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैरासिटामोल है उसमें क्या होता है, एसिटोमिनोफेन होता है। एसिटोमिनोफेन जो होता है उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, बहुत कम होती है, इसलिए इसको फुल इस कैटेगरी में हम कंसीडर नहीं करते। और जो हम अदर एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक फीवर के लिए एक एस्प्रिन, एस्प्रिन में क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, तो सैलिसिलिक एसिड इज कंसीडर्ड एज नसेड्स। तो मतलब ये जस्ट डिफरेंस है। तो कोई भी नसेड पूछे तो क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं और ये ओवर द काउंटर हमें अवेलेबल होती हैं। They have anti-inflammatory, antipyretic and uricosuric properties. Anti-inflammatory मतलब इन्फ्लामेशन को खत्म करती है। एंटीपायरेटिक मतलब एक मिनट, जो फीवर के टाइम पे काम आती है। नसेड्स इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस पढ़ते उस टाइम भी हमने क्लास में डायग्राम में डिस्कस किया था कि नसेड क्या करता है, जितनी भी प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है उसको सबको इनहिबिट करता है, उनके जो एक्शंस हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं आने देता, तो उन सबके क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को, एक्शन को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, हमने बताया था, कॉक्स इनहिबिटर्स एंड लॉक इनहिबिटर्स। तो ये कॉक्स एंड लॉक्स को, उनके एंजाइम को, उनकी प्रॉपर्टीज को इनहिबिट करता है कौन, नसेड्स। तो ये पर्टिकुलरली क्या करता है, सिर्फ कॉक्स को इनहिबिट करता है, मतलब कॉक्स 1 कॉक्स 2 उनकी ही प्रॉपर्टी को इनहिबिट करेगा, लॉक्स में इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2 क्या होते हैं। तो पर्टिकुलरली जितने भी इन्फ्लामेशन के केस में, पायरेसिस के केस में भी जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है उसको ये इनहिबिट करता है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं एज एंटी इन्फ्लामेटरी, एज एंटीपायरेटिक। क्लासिफिकेशन, नसेड्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दो तरह की क्लासिफिकेशन, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स एंड सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 1 इनहिबिटर्स। Nsads inhibit both cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2 isoenzymes. COX catalyze the formation of, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, COX क्या करता है, कैटालाइज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन की फॉर्मेशन को। जब उनके क्या होती है, एरेकिडोनिक एसिड से जब उनकी प्रोडक्शन होती है तो उस टाइम क्या करता है, दोनों की कैटालाइजेशन को स्टॉप करता है। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में एराकिडोनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, एराकिडोनिक एसिड कैटालाइजेशन करके लॉक्स बनाते हैं एंड कॉक्स बनाते हैं। तो नसेड्स क्या करता है, सिर्फ कॉक्स को इनहिबिट करता है। तो कॉक्स इनहिबिट तो प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो कोई भी प्रोस्टाग्लैंडिन के फर्दर जो सबटाइप्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टी और उनका एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्या करेगा, सिर्फ कॉक्स को इनहिबिट कर देगा।
नेक्स्ट इज नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। ये इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे पास दो हैं, मतलब नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स एंड कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से? नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, जिसमें फर्दर आते हैं सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, पैरामाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स, पैराजोनोल डेरिवेटिव्स, इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव्स, एंथ्रानेलिन, ऑक्सीकैम्स एंड एल्केनोलोन्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका सबसे फर्स्ट जो प्रोटोटाइप्स है दैट इज सैलिसिलिक एसिड, हम इसको ही एक्सप्लेन करेंगे पूरे फार्माकोलॉजिकली एक्शंस के साथ। तो फर्स्ट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन से इसके डेरिवेटिव्स हैं आगे? एस्पिरिन, सोडियम सैलिसाइलेट एंड डाइफिनिसल। Salicylates are the salts of salicylic acid. Example: methyl salicylate, sodium salicylate, and salicylic acid, that is aspirin. Aspirin is taken as a prototype. Pharmacological actions of salicylic acid means aspirin. अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक salicylic acid के सारे pharmacological actions डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मेन प्रोटोटाइप है, मतलब मेन प्रोटोटाइप मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ही है, और बाकी जो है उनके भी एक्शंस हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, बट उनके सारे एक्शंस नहीं होते, कुछ पर्टिकुलर एक्शंस होते हैं। जो एक हम कह रहे हैं एस्पिरिन की बात करें सैलिसिलिक एसिड के, तो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत ज्यादा हैं, मतलब हर एक तरह से। First is analgesia. Salicylic acid is a good analgesic and it relieve pain. And pain is originate from the integumental structure such as muscle. हम कह रहे हैं कि as a analgesia यूज करते हैं हम salicylic acid को। as analgesia मतलब कि एक इसकी गुड पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी है, मतलब एज एंटी इन्फ्लामेटरी हम इसको यूज करते हैं। और पेन भी कौन सी? उन पेन में सिर्फ ये काम आती है, जैसे कोई मसल पेन, बोन्स में कुछ पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू मतलब बोन रिलेटेड जितना भी पेन है उसमें हम इसको यूज करते हैं एज एनाल्जेसिया। बट इन वेग विसरल पेन एस्पिरिन इज रिलेटिवली इनइफेक्टिव। अब वेग विसरल पेन कौन सी होती है? लाइक हमें चेस्ट में दर्द हो रहा है, हमारा इंटेस्टाइन में दर्द हो रहा है, या हमारा पेट में दर्द हो रहा है, उस पेन में क्या है जी, ये इनइफेक्टिव होती है। कौन? एस्पिरिन। एंड नो डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। एंटीपायरेटिक एक्शन, सैलिसिलिक एसिड एज एंटीपायरेटिक एक्शन इन फीवर, सैलिसाइलेट्स ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर टू नॉर्मल लेवल, बट इन नॉर्मल इंडिविजुअल। देखो जब हम कह रहे हैं फीवर के केस में क्या करता है सैलिसाइलेट, मतलब हमारा एस्पिरिन टेम्परेचर को लो करता है टू नॉर्मल लेवल। बट अगर हम नॉर्मल कोई पर्सन जिनको फीवर नहीं है, जैसे उसको पेन के केस में यूज कर रहे हैं, पेन के केस में ले रहे हैं, तो वहां पे उनकी टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमस एंड रीसेट द थर्मोस्टेट टू एट द नॉर्मल लेवल। ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं और वो जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आते हैं। एंड इट इनहांस स्वेटिंग एंड क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन एंड इट प्रमोट हीट लॉस। मतलब हीट लॉस और जितना भी स्वेटिंग को या कैटनेस जो हम कह रहे हैं वैसोडाइलेशन कैसे करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि हमने क्या करना है, इसमें टेम्परेचर को लो करना है। एज एंटीपायरेटिक यूज कर रहे हैं तो हीट लॉस करेगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसलिए वो क्या करेगा, कैसे लो करेगा कि वेसल्स की डायलेशन करेगा। वेसल्स की डायलेशन से क्या है कि जितना भी उसमें स्वेटिंग है या जितना भी ब्लड का जो प्रेशर बढ़ा है उसको ये लो डाउन करेगा। नेक्स्ट, salicylic acid has anti-inflammatory action. In high doses 4 to 6 gram aspirin act as anti-inflammatory agents. और anti-inflammatory action मतलब किस किस केस में हम इसको यूज करेंगे? In tenderness, in swelling, erythema, pain and all reduced or suppressed. इन सभी में ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को अपोज करेगा, इनहिबिट करेगा। एंड नेक्स्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन व्हिच कॉज इन्फ्लामेशन। और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जितनी भी इन्फ्लामेशन हो रही है, पेन हो रही है, तो उसको उसमें भी हम यूज करेंगे ये एस्पिरिन और सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। In therapeutic doses to 4 to 6 gram per day, salicylate increase consumption of oxygen by skeletal muscle. The carbon dioxide production increases, which stimulate the respiratory center. So it also stimulates the medullary respiratory center, and both these actions cause the respiratory depth and it increases the rate of the respiration. These effects are dose dependent. ठीक है, ये मतलब dose dependent में dose के accordingly उतना effect देंगे। Acid base and electrolyte balance. In respiratory alkalosis,
pH become alkaline, मतलब हम बता रहे हैं सिर्फ सैलिसिलिक एसिड का और मतलब सैलिसिलिक एसिड का कि एसिड बेस और इनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस तरह से होता है, हम उसको एज ए यूज कैसे कर सकते हैं. This is compensated by increased excretion of the bicarbonates in urine. With respiratory depression, the pH decreases and there is acidosis. Toxic doses also depress. Toxic doses मतलब अगर higher amount में हम इसका dose ले रहे हैं, so it depress the vasomotor center and cause a renal dysfunction resulting in the accumulation of strong acid like lactic, parabetic and acetic acid. मतलब हम कह रहे हैं कि हाई डोज में जब हम हाई डोज में जब टॉक्सिक डोज में इनको लेंगे सैलिसिक एसिड को, ये क्या करेगा, डिप्रेस कर देगा वेसोमोटर सेंटर्स को. एंड इन हाई डोज डिहाइड्रेशन इज आल्सो अकर. Next, in metabolic effects of salicylates increase the cellular metabolism. More oxygen is used and more carbon dioxide is produced in skeletal muscle. तो जिससे क्या होगा, हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी. मतलब जितना ज्यादा हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उतनी ही अमाउंट में क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेंगे. So glucose utilization is increased, leading to mild hypoglycemia, and in toxic doses hyperexia. Toxic doses means यहाँ पे हम toxic dose इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें लेनी पड़ेगी जो रिक्वायर्ड नहीं होती. बट अगर इन केस ऑफ हाइपरएक्सिया मतलब पायरेसिस मीन्स फीवर, हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा फीवर, जब हम 106 से भी ज्यादा जब बोलते हैं कि फीवर हो जाता है, उस केस में हम इसको लेंगे इन हाई डोजेज. और इन हाई डोजेज मीन्स कंसिडर एज अ टॉक्सिक डोज. सो इट आल्सो यूज इन इट इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, negative nitrogen balance, hyperglycemia, and simultaneously it increased adrenaline level. Next, also used in GIT. Aspirin is a gastric irritant. So irritation of gastric mucosa lead to the epigastric distress, nausea and vomiting. मतलब in case हमें जब कुछ vomiting, जब मतलब हमें अगर पॉइजनिंग के केस में, मतलब अगर हमें पॉइजन के केस में वॉमिट करानी, तो उस केस में भी हम इसको दे सकते हैं ना हाई डोज. इन टॉक्सिक क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेंट होता है एज यूज एज गैस्ट्रिक इरिटेंट, तो क्या करेगा, नॉजिया करेगा और वॉमिटिंग. मतलब उस केस में हम इसको पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं जब अगर हमें किसी पॉइजनिंग के केस में चाहिए हो. In high doses, it cause gastric erosion, ulceration, GID, bleeding can occur. मतलब अगर हम इसको हाई डोज में ले रहे हैं तो ये क्या करता है, क्या इसके देखो, अगर हम किसी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. हम यहाँ बात करें कि वो इरिटेशन, मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट किया मतलब नॉजिया वॉमिटिंग भी आ रहे हैं, वो इफेक्ट्स भी आ रहे हैं. बट अगर कंटिन्यूएशन में गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर रहा है तो वो अल्सर प्रोडक्शन भी हो रही है. मतलब अगर दो तरह से बात कर रहे हैं, अगर बार बार इरिटेट कर रहा है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को तो अल्सर्स बन रहे हैं. इसलिए हम हाई डोज में इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो हैं, जो रिस्पॉन्स देता है वो नेगेटिव है. और अगर दूसरे में बात करें तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक इरिटेंट होता है तो हम इसको पॉइजनिंग के केस में ले सकते हैं, जहां पे हम पॉइजन को थ्रू वॉमिट निकाल सकते हैं. Next, in therapeutic doses, no significant serious effects are seen. In toxic doses, थेरापेटिक डोजेस में हम कह रहे हैं सीवियर इफेक्ट्स कोई नहीं होते इसमें. और टॉक्सिक डोजेस में, मतलब हाई डोजेस में ये क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं वीएमसी को, वैसोमोटर सेंटर्स को डिप्रेस कर देते हैं, जिससे क्या होगा, सर्कुलेशन भी डिप्रेस हो जाएगी. नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स. इन हाई डोजेस सैलिसाइलेट suppress several antigen antibody reaction. It inhibit antibodies production, antigen antibody aggregation and antigen induced release of histamine. तो ये क्या करते हैं, मतलब इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, इनहिबिट कर देते हैं एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को, जिससे क्या होगा, उतनी ज्यादा अमाउंट में हिस्टामिन रिलीज होने लग जाएगा. हिस्टामिन रिलीज मतलब हम बात करें साइमल्टेनियसली अपने प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, तो ये क्या करते हैं, जितने भी हमने कहा प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन है वो कॉक्स के थ्रू होती है, तो नसीड्स क्या करते हैं, वहां पे जाके उसको इनहिबिट करते हैं. अगर ये इनहिबिट करेंगे, मतलब अगर एंटीजन एंटीबॉडीज, मतलब हाई डोजेस ये क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज के रिएक्शन को, तो ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं. देखो नेगेटिव इफेक्ट है, तो एंटीजन एंटीबॉडी एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा और एंटीजन्स क्या करेंगे, रिलीज करने लग जाएंगे हिस्टामिन को, तो वहां पे क्या होंगे, हमें इरिटेशन इफेक्ट्स और हमारे इचिंग और अदर इफेक्ट्स आने लग जाएंगे. जितने भी हमारे हम कहते हैं कि हमारे मतलब साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो साइड इफेक्ट होने लग जाएंगे
और क्योंकि ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे और हिस्टामिन को रिलीज करने लग जाएंगे. These effects might also be help in rheumatic fever. तो ये जो इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम कह रहे हैं रिलीज ऑफ हिस्टामिन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, तो ये हमें कहाँ पे इफेक्ट करेंगे, रूमेटिक फीवर में एज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. Next is uric acid excretion. Uric acid is secreted by secreting from distal tubules, and a high dose of 1 to 2 gram per day. Aspirin increase plasma urate and inhibit secretion by the distal tubules. तो हम कह रहे हैं यूरिक एसिड सिक्रेशन के टाइम पे भी क्या करेंगे, ये एक्सक्रीट होगा बाय फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स. मतलब कि हम कह रहे हैं कि अगर हम यूरिक एसिड को यूरिन में से डिस्चार्ज करना है, निकालना है, तो ये क्या करता है उस टाइम पे उसके रिस्पॉन्स को इंक्रीज करेगा. तो अगर मतलब हम कह रहे हैं इसको हम हाई डोज में ले रहे हैं तो वो यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू डिस्पोज ऑफ कर देगा और एक्सक्रीट आउट कर देगा. नेक्स्ट इज इन ब्लड. इवन अ स्मॉल डोजेज एस्पिरिन इनहिबिट्स thromboxane synthesis by platelets, so therefore it interfere with platelet aggregation and prolong the bleeding time. Even a single dose can irreversible inhibit thromboxane synthesis in the platelets because प्लेटलेट्स में कोई न्यूक्लियाई नहीं होता, सो इट कांट सिंथेसिस. सो ये क्या करेंगे, हम कह रहे हैं कि थोड़ी भी डोज में ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं. थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिट हुआ मतलब जितना भी कंट्रोल हो रहा है, जहाँ पे भी हम कह रहे हैं प्लेटलेट डिस्चार्ज हो रहे हैं और वो जो बाउंडिंग करते हैं, ग्लॉटिंग करते हैं, तो उसको क्या करेगा, वो एग्रीगेट मतलब रिस्पॉन्स ऑफ करेगा, उसको इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, जितने भी प्लेटलेट्स हैं जो वहां पे आके उस जहाँ पे भी कट लगा है, जहाँ पे भी आके वो उस पे एडहेयर होने लगेंगे, तो वो नहीं होंगे, इसलिए वो जो ब्लीडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो क्योंकि ये क्या करेंगे, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे. नेक्स्ट इज लोकल इफेक्ट्स. लोकल इफेक्ट्स मतलब अदर देन जो हमने इफेक्ट्स पढ़े उनके बिना. सैलिसिलिक एसिड व्हेन अप्लाइड लोकली इज अ केराटोलाइटिक. इट also has a mild antiseptic and fungicidal properties. Salicylic acid is also a irritant for the broken skin. Next is pharmacokinetics of salicylates. Salicylates are absorbed from the stomach and upper small intestine. Aspirin is used as poorly soluble. When administered as microfine particles, absorption increase. Thus, particle size, pH, and solubility, preparation and presence of food in the stomach influence the absorption. इसलिए हम कहते हैं कि मतलब ये क्या करता है, हमने पहले भी बताया कि इसकी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में जीआईडी इरिटेशन करता है, इसलिए जितना भी इसका पीएच है, पार्टिकल साइज है, सॉल्युबिलिटी, वो ध्यान में रखते हुए कि वो एब्जॉर्प्शन पे इन्फ्लुएंस करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको मतलब फूड की प्रेजेंस में खाने के बाद ही लेते हैं, नहीं तो क्या करेगा, वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करने लग जाए, जिससे अल्सर प्रोडक्शन होने लग जाएगी. सो नेक्स्ट, salicylic acid and methyl salicylates are absorbed from the intact skin. They are extensively bound to plasma proteins. Aspirin is broken down in liver, plasma, and other tissue to release salicylic acid, which is in the active form. TF of the aspirin is 3 to 5 hours. Salicylates are excreted in urine. इसलिए हम कह रहे हैं कि यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, बट इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, अदर रिस्पॉन्स क्या होता है, अदर यूज किए यूरिक एसिड को भी यूरिन से रिमूव कर देता है, मतलब वो उसको भी इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर देता है यूरिन से. और हम कह रहे हैं कि ये एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द इंटैक्ट स्किन. नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट्स. एडवर्स इफेक्ट्स, nausea, epigastric distress, vomiting, erosive gastritis, peptic ulcer, increase occult blood loss in stools are common. ये इसके सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं, मतलब यूजर्स के साथ जितने भी इफेक्ट्स हैं, दैट आर एडवर्स इफेक्ट, जिनका क्या है हमें मतलब लेना इज मतलब अगर हम ले रहे हैं तो वो यूजफुल है, बट उनके साथ ये एडवर्स इफेक्ट्स होंगे. नेक्स्ट इज एलर्जिक रिएक्शंस हैं, एडवर्स इफेक्ट्स लाइक रैशेस, यूटिकारिया, एंजियोएडिमा एंड अस्थमा.
नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी। देखो एडवर्स इफेक्ट्स हम तब वहाँ पे बात करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजिकली रिस्पॉन्स में ना उनके अपोज करते हैं, इसलिए उनके जो है एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। जहाँ भी हम कह रहे हैं कि फार्माकोलॉजिकली रिस्पॉन्स उनके बिल्कुल मतलब एक्चुअली रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कहीं भी उनके अपोज नहीं चल रहे, तो वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट नहीं आते। बट एडवर्स इफेक्ट जब उनके अपोज में चलते हैं, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी में अगर हम मेटाबॉलिक की बात करें कि अगर हम वहाँ पे इसके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहे हैं और वो उसके अपोज में काम कर रहे हैं, अपोज में यूज दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे उसके वो साइड एडवर्स इफेक्ट्स आना जायज़ है, साइड इफेक्ट नहीं, उसके एडवर्स इफेक्ट्स आना जायज़ है, जिनको हम अपोज नहीं कर सकते, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। So in pregnancy, it delays the onset of labor due to the inhibition of prostaglandin synthesis. Next is precautions and contraindications of salicylic acid. Peptic ulcer in liver diseases, bleeding tendencies in pregnancy, and uses used in fever as antipyretic, in analgesia as anti-inflammatory, in arthritis and post myocardial infarction. Next is drug interaction. Salicylic acid competes for protein binding sites and displaces other drugs like warfarin, naproxen, phenytoins and sulfonylurea. ये क्या ड्रग हम कह रहे हैं कि ड्रग इंटरेक्शन सैलिसिलाइट क्या करता है, प्रोटीन बाइंडिंग साइट के साथ कंपीट करता है। ये क्या कर रहा है, अगर हम इसके साइमल्टेनियसली ये सारी ड्रग्स ले रहे हैं तो इनके रिजल्ट्स को, जो उनके जितना भी इफेक्ट है या उनकी जितनी भी टॉक्सिसिटी, उसको अपोज कर देता है, ये डिस्प्लेस कर देता है। या तो उसके साथ वो टॉक्सिसिटी देगा या उनका जो अदर ड्रग्स का रिस्पॉन्स है, जितने भी ड्रग्स हैं उनका रिस्पॉन्स आने नहीं देता है। इसलिए हम क्या करते हैं ड्रग इंटरेक्शन में या तो इसको तभी प्रिस्क्राइब करेंगे, वैसे ये ओवर द काउंटर ड्रग है, बट अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सैलिसाइलेट्स हम ले रहे हैं तो उसके साथ जो है कोई ड्रग इंटरेक्शन ना हो, इन ड्रग्स को हम ना ले रहे हो, क्योंकि इससे क्या होगा, इसकी भी ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाएगी और अदर का भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो हम ड्रग्स ले रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड है पैरामाइनोफिनोल डेरिवेटिव्स। एग्जांपल्स आर पैरासिटामोल और एसिटामाइनोफोन। एंड एक्शन इज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स एंड वीक एंटी इन्फ्लामेटरी। देखो इसके भी हमने बोला कि इसको नेसेड कैटेगरी में कंसीडर किया है बिकॉज ऑफ द वीक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। इसलिए हम कहा क्योंकि हमारा एक होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी और ये इसकी क्या है, वीक इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी बहुत वीक है। और एग्जाम्पल इज पैरासिटामोल एंड एसिटामिनोफेन। फार्माकोकाइनेटिक्स, absorption orally 30% protein bound, metabolism by hepatic microsomal enzymes, mechanism, a small portion of paracetamol is metabolized to a toxic compound and acetyl benzoquinone। ये आपका केमिस्ट्री में इंक्लूड हो गया है, मतलब कि कैसे हम उसको मेटाबलाइजेशन कैसे करते हैं, कि कैसे सिंथेसिस करते हैं इसकी। and it also destroyed generally by conjugation with glutathione। या जस्ट नेम लिखा हुआ है, बट ये आपकी पूरी केमिस्ट्री में इसकी सिंथेसिस है कि कैसे ये एसिटामिनोफेन सिंथेसाइज होता है। तो हमने ये ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ इसके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स चाहिए एंड यूजेस चाहिए। मतलब हम COX-1 इनहिबिटर्स एंड COX-2 इनहिबिटर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो फार्माकोलॉजिकली कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, क्या उनके एक्शंस हैं, क्या उनके साइड इफेक्ट्स हैं और क्या उनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ड्रग इंट्रैक्शन। जस्ट इतना ही है हमारे सिलेबस में, नसेड्स एंड अदर एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स। Selective COX-2 inhibitors में example है celecoxib and rofecoxib. Celecoxib and rofecoxib is a prototype of the selective COX-2 inhibitors. Both are diaryl substitutory compounds and highly selective COX-2 inhibitors. They have good inflammatory प्रॉपर्टी, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, बट इट डू नॉट अफेक्ट प्लेटलेट एग्रीगेशन। क्योंकि दूसरे में हमने बात किया था कि कॉक्स इनहिबिटर्स क्या करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन में इन्फेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट करते हैं और एंटीबॉडीज का एक्शन रिस्पॉन्स इनहिबिट हो जाता है, इसलिए वो प्लेटलेट एग्रीगेशन में का अफेक्ट देते हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं करते। बोथ टॉलरेटेड बिकॉज ऑफ द माइल्ड गैस्ट्रिक इरिटेशन। दोनों हम कह रहे हैं जो ये दोनों सेलिकॉक्सिब हैं, रोफेकॉक्सिब हैं, ये दोनों का गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रॉपर्टी बहुत कम है। वहाँ पे हम कह रहे थे उनकी गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनकी वजह से अल्सर्स भी हो जाते हैं। एंड बोथ कॉज हाइपर टेंशन एंड एडीमा। ये मार्केटेड ड्रग है, ये हमने बहुत बार देखी हुई, इस तरह से मिलती है ये।
Next is uses. Uses of COX-2 inhibitors. It's used in acute painful conditions. आप कंपेयर कर सकते हो COX-1 inhibitors and COX-2 inhibitors को. COX-1 inhibitors ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसको ले सकते हैं. COX-2 inhibitors हम बोल रहे हैं कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेंगे. और ये एग्जाम्पल है. और यूजेस हैं, यूज इन कंडीशंस लाइक पोस्ट ऑपरेटिव पेन. ऑपरेशन के बाद अगर हमें पेन हो रहा है, डिस्मेनोरिया हो रहा है या डेंटल पेन हो रहा है. अभी क्या हम डेंटल पेन के केस में भी ओवर द काउंटर ड्रग ले आते हैं, बट वो हमें क्या है, ओवर द काउंटर ड्रग मिल जाती है, अदरवाइज वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है. ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हम यूज करते हैं COX-2 इनहिबिटर्स. रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में यूज करते हैं. और ये सारी क्या है, ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है, मतलब ये आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी आपको लेनी है. कई बार क्या डेंटल पेन, मतलब दांत में जब दर्द हो रहा है, उस केस में भी हम क्या नॉर्मली पेन किलर कोई भी ले लेते हैं. वो थोड़ी देर तक के लिए, क्योंकि हम कह रहे हैं उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत माइनर है, इसलिए हमें वो यूजफुल होती है. अदरवाइज हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी हम जाके वो दवाई लेते हैं और जिसका फुल रिस्पॉन्स आता है.